फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल बायोटेक नेट एंड की। आज हम लोग जो करने वाले हैं उसका नाम है स्टेम सेल नीश के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं और इसका क्विक रिवीजन करने वाले हैं, यानी कि हम लोग के दिमाग में जो कुछ भी आ रहा है उससे इस एक ब्लैंक पेपर पे हम लोग लिखने वाले हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हम लोगों का स्टेम सेल नीश। अब तक हम लोगों ने स्टेम सेल देख लिया था और उनके टाइप्स भी देख लिए थे। ठीक है, और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्टेम सेल नीश के बारे में। और अगर हम लोग इस वर्ड को डिवाइड कर दे तो हमें मिलता है स्टेम सेल और नीश। नीश का मतलब होता है इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इन्वायरमेंट कैसा इन्वायरमेंट, जैसे आप लोगों को स्टडी करने के लिए एक पीसफुल इन्वायरमेंट चाहिए ही, वैसे ही स्टेम सेल को उसके प्रॉपर्टीज में रखने के लिए एक इन्वायरमेंट चाहिए होता है, जिसकी वजह से उसे सिग्नल्स मिलते हैं कि मुझे अपने अनडिफरेंशिएटेड स्टेट में ही रहना है। ठीक है, तो इसी माइक्रो इन्वायरमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेम सेल नीश कहते हैं। तो स्टेम सेल नीश का स्टेम सेल तो अपने कौन से कंडीशन में रहना चाहता है, वो रहना चाहता है अपने अनडिफरेंशिएटेड स्टेट में, अनडिफरेंशिएटेड स्टेट में रहना चाहता है, जिसके पास प्रॉपर्टी होने वाली है सेल्फ रिन्यूअल की। ठीक है, इसके पास प्रॉपर्टीज होने वाली है सेल्फ रिन्यूअल की। ठीक है, तो ये अपने अनडिफरेंशिएटेड स्टेट में रहना चाहता है और इनके पास जो प्रॉपर्टी होती है वो सेल्फ रिन्यूअल रिन्यूअल की प्रॉपर्टी मेंटेन्ड होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे इन्वायरमेंट को जो मेंटेन करता है, जो इनकी प्रॉपर्टीज, जो इन प्रॉपर्टीज को मेंटेन करता है, तो इन्वायरमेंट दोज मेंटेन इट्स स्टेम सेल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड स्टेम सेल नीश। ठीक है, द माइक्रो इन्वायरमेंट that maintain its that maintain its property। ठीक है, its properties is called स्टेम सेल नीश। ठीक है, जिसे हम लोग SCN कहने वाले हैं। तो वो माइक्रो इन्वायरमेंट जो स्टेम सेल की प्रॉपर्टीज को मेंटेन करके रखता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टेम सेल नीश कहते हैं। ठीक है, तो माना कि ये कोई आपकी सेल है। ठीक है, इस सेल में ये आपकी पर्टिकुलर स्टेम सेल नीश है। ठीक है, इसे माना कि ये कोई स्टेम सेल नीश है और ये नीश इसके पास स्टेम सेल मेंटेन है। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टीज को जो मेंटेन करेगा वो कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं। फैक्टर्स जैसे कि आपका सेल एडहेशन मॉलिक्यूल, जिसे हम लोग कैम कह रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, ये है आपके सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स, जो कि स्टेम सेल को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सिग्नल भेजते रहते हैं कि तुम्हें अपने अनडिफरेंशिएटेड स्टेट में रखना है। ठीक है, तुम्हें किस स्टेट में रहना है, तुम्हें अपने अनडिफरेंशिएटेड स्टेट में रहना है, अनडिफरेंशिएटेड स्टेट में रहना है। ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड स्टेट में रहना है तुम्हें। ठीक है, और जब ये इन फैक्टर्स को लीव करता है और इनसे डिस्टेंस बनाता है। ठीक है, अगर ये आपका कोई माइक्रो इन्वायरमेंट है। ठीक है, अगर माना कि ये आपका पूरा होल माइक्रो इन्वायरमेंट है और कुछ फैक्टर्स हैं जो स्टेम सेल, जो इस जिनसे अटैच होकर स्टेम सेल अपने अनडिफरेंशिएटेड कंडीशन में है। ठीक है, जब ये स्टेम सेल डिवाइड करेगा तो ये बनाता है एक डॉटर सेल, जो कि हम लोग देख चुके हैं, और एक अपने ही जैसे स्टेम सेल को और ये बनाता है। ठीक है, तो ये जो डॉटर सेल है वो इस नीश से, इस माइक्रो इन्वायरमेंट से एक डिस्टेंस ले लेगी और डिस्टेंस लेके अपने क्या कहती है, ये डिस्टेंस लेगी और डिस्टेंस लेके ये क्या होगी, ये डिफरेंशिएट होगी। ठीक है, यहाँ पे इसके पास वो सिग्नल जो अनडिफरेंशिएटेड स्टेट को अनडिफरेंशिएटेड स्टेट में मेंटेन रखते हैं, वो सिग्नल इनके पास नहीं पहुंच पाएंगे और ये क्या होगी, ये डिफरेंशिएटेड सेल, यानी ये सेल अपने फेट को अचीव कर लेगी। ठीक है, डिफरेंशिएटेड सेल का फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, तो यहां से यहां तक जो कंडीशन है वो आपकी अनडिफरेंशिएटेड है। और जैसे ही इस माइक्रो इन्वायरमेंट को, ये स्टेम सेल नीश को वो डॉटर सेल लीव करेगी तो वो बनाएगी डिफरेंशिएटेड सेल। तो स्टेम सेल नीश का कॉन्सेप्ट इतना ही है, सिंपल सा है। और अब हम लोग एक एग्जांपल देखने वाले हैं इस स्टेम सेल नीश को एक्सप्लेन करते हुए। ठीक है, कि कैसे फैक्टर्स होते हैं जो स्टेम सेल को उसके अनडिफरेंशिएटेड स्टेट में मेंटेन करके रखते हैं। तो इसका एक एग्जांपल है ड्रोसोफिला की ओवरीज। ठीक है, ड्रोसोफिला ओवरी। तो इस कंडीशन में, ड्रोसोफिला की ओवरी की कंडीशन में, जो स्टेम सेल नीश में होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग जर्मेरियम कहते हैं, जर्मेरियम। ठीक है, इस जर्मेरियम में क्या होता है, ये जर्मेरियम में क्या होता है, इसके पास
इसके पास कुछ फैक्टर्स होते हैं जो रिलीज करता है और स्टेम सेल को उसके अनडिफरेंशिएटेड स्टेट में मेंटेन करता है। तो इसके स्टेम सेल नीश का नाम है जर्मेनियम, स्टेम सेल नीश का नाम है जर्मेनियम। ये जर्मेनियम क्या होता है, इनके पास सेल्स होती हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं कैप सेल्स, ठीक है, क्या कहते हैं, कैप सेल्स। तो इस कैप सेल से आपका ये जो स्टेम सेल है वो अटैच्ड कंडीशन में है, ठीक है। तो ये आपका अटैच कंडीशन में है। जब ये कैप सेल से अटैच कंडीशन में है और डिवाइड किया तो ये क्या बनाया, एक डॉटर सेल बनाया और एक बनाया अपने ही जैसे स्टेम सेल। तो वो स्टेम सेल जब कैप सेल से अटैच रहेगी तो उसके पास एक टीजीएफ बीटा फैमिली का प्रोटीन है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कह रहे हैं बीएमपी सिग्नल्स, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये बीएमपी सिग्नल्स को रिलीज करेगा। जब ये बीएमपी सिग्नल को रिलीज करेगा, ठीक है। जब ये बीएमपी सिग्नल्स को रिलीज करेगा तो क्या होता है, जब ये बीएमपी सिग्नल को रिलीज करेगा तो यहाँ एक जीन होती है जिसे हम लोग बैम जीन कहते हैं। क्या कहते हैं, बैम जीन। तो ये बैम जीन आपका इनएक्टिवेटेड स्टेट में होने वाली है, ठीक है। तो ये बैम जीन को उसके इनएक्टिवेटेड स्टेट में रखेगा, ठीक है। कौन से स्टेट में, इनएक्टिवेटेड स्टेट में रखेगा। और जब ये बैम जीन इनएक्टिवेटेड स्टेट में रहती हैं तो इन्हें पता ही नहीं होता है कि उन्हें डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो जब कैप सेल से अटैच है आपकी स्टेम सेल, उनके पास क्यों अटैच्ड है, क्योंकि उनके पास जब अटैच्ड है तो उनके पास सिग्नल पहुंच रहा है। कौन सा सिग्नल, बैम सिग्नल पहुंच रहा है, जिसकी वजह से जो बैम जीन है वो अपने इनएक्टिव स्टेट में है। किस में, इनएक्टिव स्टेट में है, ठीक है। तो उनके पास डिफरेंशिएट होने का सिग्नल नहीं पहुंच रहा है, इसलिए ये सेल्स आपकी अनडिफरेंशिएटेड स्टेट में ही रहेंगी, डिफरेंशिएटेड रह जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो दो सेल जो कि कैप सेल से अटैच होंगी वो अनडिफरेंशिएटेड स्टेट में होंगी। लेकिन जब ये कैप सेल से डिटैच होंगी और इस माइक्रो इन्वायरमेंट को लीव करेंगी तो ये किसका फॉर्मेशन करेगी, ये फॉर्मेशन करेगी साइटोब्लास्ट का। किसका, साइटोब्लास्ट का फॉर्मेशन करने वाली है, ठीक है। ये साइटोब्लास्ट फर्दर डिफरेंशिएट होके क्या बनाने वाला है, ये साइटोप्लास्ट फर्दर डिफरेंशिएट होके oocytes बनाने वाला है। क्या बनाने वाला है, oocytes बनाने वाला है। अब ये oocytes क्यों, क्योंकि इसके पास जो ये टीजीएफ बीटा फैमिली का जो सिग्नल है, जो बीएमपी सिग्नल है, ठीक है, ये बीएमपी सिग्नल डिस्टेंस की वजह से वहां तक उस साइटोब्लास्ट तक पहुंच नहीं पा रहा है। और जब ये नहीं पहुंच पा रहा है तो यहाँ क्या होगा, यहाँ आपका जो बैम जीन है, बैम जीन, इनका हो जाता है एक्टिवेशन। क्या होता है, इन बैम जीन का, ये साइटोब्लास्ट पहुंच ही नहीं पा रहा है, ठीक है। ये जो बीएमपी सिग्नल है ये यहाँ तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक इनको बीएमपी सिग्नल नहीं मिल रहा है, ये बीएमपी सिग्नल को नहीं रिसीव कर रहे हैं, इसलिए रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो बैम जीन है, ये बैम जीन का हो जाता है एक्टिवेशन। क्या होता है, इन बैम जीन का हो जाएगा एक्टिवेशन, क्योंकि इनके पास बीएमपी सिग्नल नहीं पहुंच पा रहे हैं। और जब इनका बैम जीन का एक्टिवेशन होगा तो ये डिफ्रेंशिएट होगी, ठीक है। ये जो साइटोब्लास्ट है वो डिफ्रेंशिएट होके ऊ साइट का फॉर्मेशन कर देगा। किसका फॉर्मेशन कर देगा, ऊ साइट का फॉर्मेशन कर देगा। और आपकी सेल डिफरेंशिएट हो जाएगी और एग का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है, ठीक है। डिफरेंशिएटेड सेल, डिफरेंशिएटेड सेल्स। तो या ये एक एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल, किस तरह से जो आपकी कैप सेल है, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ से हमें मिलती है, हमें कैप सेल मिल गई, टीजीएफ बीटा फैमिली जो कि बीएमपी सिग्नल को रिलीज करती है, ठीक है, बीएमपी सिग्नल्स को रिलीज करती है जिससे बैम जीन का इनएक्टिवेशन हो जाता है और सेल अनडिफरेंशिएटेड कंडीशन में रहेगी। जब बीएमपी सिग्नल इस पर्टिकुलर सेल के पास, डॉटर सेल के पास तक नहीं पहुंच पाएगा, वो डिटैच हो जाएगी, तो बैम जीन का एक्टिवेशन हो जाएगा और वो डिफरेंशिएट होकर oocyte बनाएगी। तो ये ड्रोसोफिला के ओवरीज की कंडीशन थी। उसके बाद हम लोग ड्रोसोफिला में टेस्टिस का कंडीशन देख लेते हैं, ठीक है। ड्रोसोफिला की टेस्टिस का कंडीशन देख लेते हैं। इसमें जो स्टेम सेल नीश है उसका नाम है हर्ब सेल्स। क्या नाम है, इसका नाम है हर्ब सेल्स, ठीक है। तो इनके पास होती है हर्ब सेल, ये आपकी स्टेम सेल नीश है। इस हर्ब सेल में क्या होता है, इस हर्ब सेल में आपका जैक स्टैट सिग्नलिंग चलेगी, ठीक है। उसमें कौन सी सिग्नलिंग चल रही थी, टीजीएफ बीटा, ठीक है। और इसमें कौन सी सिग्नलिंग, बीएमपी सिग्नलिंग उस ड्रोसोफिला की ओवरीज में चल रही थी। और इसमें टेस्टिस में आपकी जैक स्टैट सिग्नलिंग पाथवे होता है, जो कि आप लोगों का जैक स्टैट क्या करता है, जैक स्टैट स्टेम सेल को उसके अन स्टेम सेल के कंडीशन में रखता है, ठीक है। तो जो आपकी अनअटैच्ड सेल्स होती हैं,
ठीक है, आपके पास दो तरह की सेल होती हैं, एक होती है जो इसी हर्ब सेल से अटैच्ड सेल्स होती हैं, ठीक है। तो इस हर्ब सेल से जो अटैच्ड सेल होंगी, उन अटैच्ड सेल में आपका कौन सा पाथवे चलेगा, जैक स्टैट पाथवे चलेगा, जो कि उसे स्टेम सेल को स्टेम सेल कंडीशन में मेंटेन रखने वाली है, ठीक है। इसमें जैक स्टैट सिग्नलिंग एक्टिवेटेड कंडीशन में रहेगी। और जो अनअटैच्ड डॉटर सेल होंगी, अनअटैच्ड डॉटर सेल है, वो क्या बनाएंगी, वो बनाएंगी गोनियल ब्लास्ट। क्या बनाएंगी, गोनियल ब्लास्ट, ठीक है। ये गोनियल ब्लास्ट फर्दर किसमें क्या क्या होगा, ये एक कमिटेड प्रोजिनेटर है। क्या है ये एक कमिटेड, कमिटेड क्या है, प्रोजिनेटर सेल है। ये कमिटेड प्रोजिनेटर सेल है, जो कि आपका क्या बनाने वाला है, स्पर्म बनाने वाला है। और ये अनअटैच्ड है और स्टेम सेल नीश को छोड़ चुकी है, तो इन तक ये जो सिग्नलिंग फैक्टर है वो पहुंच नहीं पा रहा है। इसलिए ये कमिटेड, ये डिफरेंशिएटेड सेल्स का फॉर्मेशन कर रही है, कमिटेड सेल्स बना रही है, ठीक है, जो कि स्पर्म का फॉर्मेशन कर रही है। तो होप यहाँ तक आप लोगों को स्टेम सेल नीश का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया होगा। और आप लोगों ने देख लिया कि ओवरी के कंडीशन में क्या होता है और टेस्टिस के कंडीशन में क्या होता है। ओवरीज में आपका बीएमपी सिग्नल चलता है, टेस्टिस में आपका जैक स्टैट पाथवे चलता है। तो ये था स्टेम सेल नीश। होप आप लोगों को स्टेम सेल रेगुलेशन, तो स्टेम सेल रेगुलेशन क्या होता है, स्टेम सेल रेगुलेशन। अब तक हम लोगों ने स्टेम सेल नीश देख लिया, स्टेम सेल टाइप्स देख लिए और स्टेम सेल आफ्टर ऑल होती क्या है वो देख लिया। लेकिन अब ये स्टेम सेल का रेगुलेशन कैसे होता है, आज हम लोग वो करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टेम सेल का रेगुलेशन कैसे होता है, स्टेम सेल का जो ये प्रोसेस है सेल्फ रिन्यूअल का, सबसे पहला प्रोसेस है सेल्फ रिन्यूअल का, ठीक है। दूसरा जो प्रोसेस है आप लोगों का डिफरेंशिएशन का, कि वो डिफरेंशिएट होके एक पर्टिकुलर फेट को अचीव करने वाली है। और तीसरा है वो अपने आप को क्वोशंट स्टेज में मेंटेन करने वाली है, क्वोशंट्स का, ठीक है। और चौथा है एपोप्टोसिस, अगर कोई डिफरेंशिएटेड सेल अगर सही नहीं है तो उसकी होने वाली है सेल डेथ, नेचुरल डेथ, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एपोप्टोसिस, ठीक है, एपोप्टोसिस कहते हैं। तो ये सारे प्रोसेसेस को स्टेम सेल मेंटेन कैसे रखता है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, स्टेम सेल रेगुलेशन कहते हैं, ठीक है। मेंटेन, ठीक है, क्या कहते हैं, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, स्टेम सेल का रेगुलेशन, मेंटेनिंग दीज होम्योस्टेट्स, ठीक है। मेंटेन, मेंटेन, मेंटेन टिश्यू होमियोस्टेसिस या फिर इक्विलिब्रियम, ठीक है। इस प्रोसेस से आपकी जो टिश्यूज हैं उसकी इक्विलिब्रियम मेंटेन रहने वाली है स्टेम सेल की, उसे ही हम लोग स्टेम सेल का रेगुलेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये स्टेम सेल रेगुलेशन कैसे ये स्टेम सेल रेगुलेशन कैसे होता है, आज वो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ फैक्टर होते हैं, ठीक है, सम फैक्टर्स अफेक्ट दीज रेगुलेशंस, ठीक है। और वो फैक्टर्स कौन से होते हैं, वो फैक्टर्स आपके या तो आउटसाइड ऑफ द सेल से मिलेंगे, आउटसाइड ऑफ द सेल्स, आउटसाइड ऑफ द सेल्स में क्या हो सकते हैं, आपके एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैकेनिज्म्स हो सकते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैकेनिज्म्स, ठीक है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैकेनिज्म्स हो सकते हैं, जैसे कि आपका किसी भी तरह का फिजिकल फैक्टर, फिजिकल फिजिकल फैक्टर फिजिकल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, किसी भी तरह का स्ट्रेस, ठीक है, किसी भी तरह का स्ट्रेस, सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर या फिर एडहेशन इन ईसीएम, ठीक है, एडहेशन मॉलिक्यूल्स इन ईसीएम, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये एडहेशन आपका कैसा हो सकता है, ये एडहेशन आपका हो सकता है या तो सेल टू सेल एडहेशन हो, ठीक है, सेल का सेल से अटैचमेंट हो, या फिर आपका सेल टू मैट्रिक्स हो, सेल टू मैट्रिक्स हो एडहेशन, ठीक है। तो ये दो टाइप्स के हो सकते हैं, पहला है सेल टू सेल, दूसरा है सेल टू मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं केमिकल फैक्टर्स, ठीक है। केमिकल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं आपके, केमिकल फैक्टर्स, केमिकल फैक्टर्स आपके हो सकते हैं पैराक्राइन फैक्टर, पैराक्राइन फैक्टर जो कि स्मॉल डिस्टेंस पे फंक्शन करता है, और दूसरा है आपका जक्स्टा क्राइन फैक्टर, क्या है, जक्स्टा क्राइन फैक्टर, जक्स्टा
जक्स्ट्राक्राइन फैक्टर्स, ठीक है। जक्स्ट्राक्राइन फैक्टर सेल टू सेल अटैचमेंट, यानी सेल से सेल का इंटरेक्शन होगा तब ये सिग्नलिंग एक्टिवेट होगी। सेल अगर थोड़ी डिस्टेंस पे है तो पैराक्राइन फैक्टर आपके एक्टिवेट होंगे, ठीक है। और तीसरा ऑटोक्राइन, यानी सेल का सेल से, ये बेसिक सिग्नलिंग पाथवेज है जो कि होप आप लोगों को आते होंगे, ऑटोक्राइन फैक्टर, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स, केमिकल फैक्टर्स हैं जो कि सेल का रेगुलेशन या सेल की होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है, ये था आप लोगों का आउटसाइड ऑफ दिस सेल। अब इनसाइड ऑफ दिस सेल फैक्टर्स देख लेते हैं, ठीक है, जो कि सेल रेगुलेशन, जो स्टेम सेल रेगुलेशन है उसे मेंटेन करते हैं, ठीक है, इनसाइड ऑफ द सेल। इनसाइड ऑफ द सेल जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो कौन कौन से होते हैं? रेगुलेशन बाय साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट, सबसे पहला है रेगुलेशन, रेगुलेशन बाय साइटोप्लाज्मिक प्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहला रेगुलेशन होता है साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स में। तो साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स क्या होता है? जो साइटोप्लाज्म में जो फैक्टर्स और प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी वजह से ये रेगुलेशन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शनल ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो कि रेगुलेशन को मेंटेन करते हैं उसे हम लोग ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स कौन कौन से? जैसे कि आपका हो गया ऑक्ट4, ठीक है, ये कुछ आपके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं, ऑक्ट4, सॉक्स2, नै नॉग, ठीक है। और क्या है? जो कि स्टेम सेल को अनडिफरेंशिएटेड स्टेट में रखता है, स्टेम सेल इन अनडिफरेंशिएटेड अनडिफरेंशिएटेड स्टेट में, ठीक है, स्टेट में रखते हैं, कीप स्टेम सेल इन अनडिफरेंशिएटेड स्टेट। तो ये कुछ फैक्टर्स हो गए। और तीसरा है आपका एपिजेनेटिक रेगुलेशन। तीसरा, इनसाइड ऑफ द सेल कौन सा फैक्टर प्रेजेंट होता है? एपिजेनेटिक एपिजेनेटिक रेगुलेशन। इस एपिजेनेटिक रेगुलेशन में क्या होता है आप लोगों का? इस एपिजेनेटिक रेगुलेशन आपका क्रोमेटीन लेवल पे चलता है, क्रोमेटीन लेवल पे चलता है, ठीक है। तो जैसे कुछ मॉडिफिकेशन जो हिस्टोन प्रोटीन मॉडिफिकेशन होते हैं, जैसे कि आपका डीएनए मिथाइलेशन, ठीक है, जस डीएनए मिथाइलेशन, हिस्टोन मॉडिफिकेशन, ठीक है, हिस्टोन हिस्टोन मॉडि मॉडिफिकेशन, ठीक है, हिस्टोन मॉडिफिकेशन, ठीक है। ये स्टेम सेल के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, इन्फ्लुएंस स्टेम सेल बिहेवियर। तो इसे हम लोग एपिजेनेटिक रेगुलेशन कहते हैं, बिहेवियर, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग एपिजेनेटिक रेगुलेशन कहते हैं। तो आज के पूरे लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा स्टेम सेल का रेगुलेशन कैसे होता है, ये रेगुलेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि जो इक्विलिब्रियम स्टेट है स्टेम सेल की वो मेंटेन्ड रहे। कुछ फैक्टर्स होते हैं, जो पहला फैक्टर, कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे जो कि आउटसाइड ऑफ द सेल प्रेजेंट है, और दूसरा फैक्टर है जो कि इनसाइड ऑफ द सेल प्रेजेंट है। आउटसाइड में आपका आता है फिजिकल फैक्टर और केमिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में हम लोगों ने देखा स्ट्रेस है, स्ट्रक्चर है, एडहेशन मॉलिक्यूल्स है। और केमिकल फैक्टर में हम लोगों ने देखा पैराक्राइन सिग्नलिंग, पैराक्राइन फैक्टर्स, जक्स्ट्राक्राइन फैक्टर और ऑटोक्राइन फैक्टर। इनसाइड ऑफ द सेल में आपका होता है साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट, जिनकी वजह से आपका स्टेम सेल का रेगुलेशन होता है। साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट जो कि साइटोप्लाज्म में प्रोटीन्स प्रेजेंट है, जो कि स्टेम सेल को उसके प्रॉपर्टीज मेंटेन करने में हेल्पफुल करते हैं, या फिर स्टेम सेल का रेगुलेशन करते हैं। स्टेम सेल का जो भी बिहेवियर होता है उसे इन्फ्लुएंस करते हैं, उसे हम लोग साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट कहते हैं, ठीक है, जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। फिर है हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन देखा, जैसे कि कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं, ऑक्ट4, सॉक्स2, नागोस, जो कि स्टेम सेल को उसकी अनडिफरेंशिएटेड स्टेट में रखते हैं। फिर तीसरा हम लोगों ने एपिजेनेटिक रेगुलेशन देखा, जिस जो कि क्रोमेटीन लेवल पे फंक्शन करता है, और वो जैसे कि आपका डीएनए मिथाइलेशन और हिस्टोन का मॉडिफिकेशन हुआ, जो कि स्टेम सेल के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। तो ये कुछ स्टेम सेल रेगुलेशंस थे, जो होप आप लोगों को क्लियर हो चुके होंगे, और ये क्विक रिवीजन सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल।